हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th आपकी सोशल साइंस की बुक का चैप्टर 7 द गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम इसकी समरी देख रहे हैं। डिटेल समरी है, सब कुछ आपको इसमें कवर अप मिल जाएगा। द राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर। सबसे पहले हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में जानेंगे कि क्या थी गुप्ता एम्पायर, फिर उनका राइज कैसे हुआ, तो वो देखते हैं कैसे वो बढ़े। तो गुप्ता डायनेस्टी जो है वो इमर्ज हुई थी 3 सेंचुरी CE कॉमन एरा, और किस एरिया में? नॉर्दर्न इंडिया में, जो मॉडर्न उत्तर प्रदेश और बिहार वाला रीजन है, यहाँ पर थी बेसिकली गुप्ता एम्पायर। तो जो कैपिटल थी इनकी वो थी पाटलिपुत्र, आज के टाइम की पटना, और इसके इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे चंद्रगुप्त I, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त II। चंद्रगुप्त II को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स किए, लैंड ग्रांट्स किए और मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बनाए ताकि इनकी एम्पायर आगे बढ़े। तो जंगें वगैरह भी करी इन्होंने अपनी एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कुछ जैसे कि ज़मीनें थोड़ी दान भी करी, और मैट्रिमोनियल अलाइंस यानी कि इन्होंने शादियां करी दूसरे राजा की बेटियों से ताकि अपने एरिया को सिक्योर कर सकें, ज़्यादा जंगें ना करनी पड़े। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन थे? चंद्रगुप्त I, इन्होंने गुप्ता एम्पायर की बेसिकली फाउंडेशन रखी थी और काफ़ी पावरफुल इन्होंने बनाया था। इनके हमें कॉइन्स मिलते हैं और बाकी इन्होंने काफ़ी सारे अलाइंसेस बनाए, बेसिकली संगठन बनाए आसपास के राजाओं के साथ। समुद्रगुप्त, इनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इन्होंने एम्पायर को और आगे बढ़ाया। जो प्रज्ञा इंस्क्रिप्शन है बाय हरि सेना डिस्क्राइब्स हिज विक्ट्रीज। तो समुद्रगुप्त की विक्ट्रीज के बारे में हमें हरि सेना की इंस्क्रिप्शन से बेसिकली जो लिखा हुआ है हरि सेना ने, उससे इनके बारे में हमें पता लगता है। पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड साइंस, डिपिक्टेड प्लेइंग द वीणा ऑन कॉइन्स। तो हमें जो कॉइन्स मिलते हैं उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है। ये पेट्रॉन थे आर्ट की और म्यूज़िक के। पेट्रॉन बेसिकली ये समर्थन करते थे आर्ट का, म्यूज़िक का। चंद्रगुप्त III, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत फेमस रूलर थे। ये आर्ट को, लिटरेचर को, साइंस को बहुत बढ़ावा देते थे, और ये एसोसिएटेड है आयरन पिलर ऑफ इंडिया, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली जो है, दिल्ली में आयरन पिलर है ना जिस पे जंग नहीं लगता, वो इन्हीं से एसोसिएटेड है। ये मेटलॉजिकल स्किल्स को दिखाता है। मेटलॉजिकल स्किल्स क्यों? क्योंकि आयरन पे तो जंग लग जाता है बट उस पर जंग ही नहीं लगता है। तो ये मतलब चंद्रगुप्त के टाइम की इतनी मतलब मार्वलस साइंस थी। हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता रूल्ड एज रीजेंट इन द वकाटक किंगडम। तो इनकी डॉटर ने रूल किया था वकाटक किंगडम में, मतलब रानी, बड़ी रानी की तरह इनकी बेटी ने रूल किया था, प्रभावती गुप्ता ने। अब जो ये गुप्ता एम्पायर था, इसके टाइम की सोसाइटी कैसी थी और किस तरीके से गवर्न किया जाता था सोसाइटी को? तो सोसाइटी वॉज प्रॉस्पेरस, काफ़ी अच्छी, मतलब अमीर बेसिकली ये राज्य था, और इसमें एग्रीकल्चर, ट्रेड काफ़ी फ्लरिश किया, काफ़ी आगे बढ़ा। आर्ट, साइंस है ना, ये सब भी आगे बढ़ा। फैक्सियन, एक चाइनीज़ पिलग्रिम था, चाइनीज़ यात्री था, उसने इंडिया को डिस्क्राइब किया कि इंडिया काफ़ी अमीर है, यहाँ पर चैरिटेबल हाउसेस हैं। चैरिटेबल हाउसेस होते हैं जो धर्मशाला वगैरह हैं, वहाँ पर फ्री मेडिकल केयर होती है और लोग इस राज्य के काफ़ी हैप्पी हैं, ऐसा फैक्सियन ने लिखा था, जो कि एक चाइनीज़ यात्री था। पिलग्रिम करने आया था बेसिकली, होता ना कि हम लोग पिलग्रिम करने जाते हैं, मंदिर घूमने जाते हैं, इस टाइप का वो आया था। एट द सेम टाइम वो ये भी बताते हैं कि इस टाइम पर आउटकास्ट होते थे जिनको चंडाल बोला जाता था, जिनके साथ काफ़ी हार्श डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो मतलब जातीय भेदभाव तो इस टाइम पर था काफ़ी। एम्पायर जो है वो डिवाइड थी प्रोविंसेस में। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डेड लैंड ग्रांट्स। तो कॉपर की प्लेट है, उस पर कई बार हमें लिखा हुआ मिलता है कि ये ज़मीन मतलब इन ब्राह्मण को दे दी गई है। तो इस तरीके की चीज़ें भी बताई जाती हैं, और ये बताते हैं कि जो एम्पायर है वो जैसे आज के टाइम पे स्टेट्स में हमारा देश है ना डिवाइडेड है, इसी तरीके से उस टाइम पे प्रोविंसेस में डिवाइड था गुप्ता एम्पायर। अब इकोनॉमी और ट्रेड कैसा था? तो रेवेन्यू यानी कि जो पैसा आता था गवर्नमेंट के पास, राजा के पास, वो लैंड टैक्स से आता था बेसिकली, जो ज़मीन पर कर लगता था। दूसरे जो सोर्सेज थे इनकम के, वो व्यापार था और माइनिंग करी जाती थी, है ना, तभी तो इतना मतलब आयरन पिलर बना दिया उन्होंने। और इरिगेशन, सिंचाई वगैरह करी जाती थी, वो भी इनकम का सोर्स होता था। ट्रेड, व्यापार, क्राफ्ट्स,
क्राफ्ट होते हैं ना, जैसे कि सामान बना रहे हैं, पॉटरी बना रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, इन सब से भी जो है रेवेन्यू आता था। और इंडिया व्यापार करता था रोम के साथ, चाइना के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। कपड़े, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े बेचते थे, आइवरी हम लोग बेचते थे, जेमस्टोन बेचते थे, स्पाइसेस, ये सारी की चीज़ें हम लोग बेचा करते थे। पोर्ट जैसे कि ताम्रलिप्ति एंड द इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स वर एक्टिव। तो हम समुद्र से ट्रेड किया करते थे और पोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ताम्रलिप्ति। कल्चरल अचीवमेंट्स, द क्लासिकल एज। तो क्लासिकल एज ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि पीस और प्रॉस्पेरिटी का पीरियड था। यहाँ पर लिटरेचर, कालिदास की जो संस्कृत में लिखी हुई बहुत सारे प्लेज और पोएट्री, मेघदूतम बहुत फेमस हुई, बहुत फेमस थे कालिदास। साइंस और मैथमेटिक्स में भी बहुत हम आगे बढ़े। आर्यभट्ट, वारामिहिर। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, साल की ये लेंथ होती है, सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, मतलब बहुत सारी अच्छी मैथ्स जो आज भी बिल्कुल सही सटीक साबित होती है, वो आर्यभट्ट ने हमें बताई थी। वारामिहिर, इन्होंने बृहद संहिता लिखी जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वेदर, आर्किटेक्चर, ये सब कवर किया गया। मेडिसिन के बारे में बहुत सारे, मतलब आयुर्वेद जो है, चरक संहिता, शिशु संहिता, बहुत आगे बढ़ा। आर्ट और आर्किटेक्चर में आप देखें तो अजंता केव्स जिसमें बुद्धिस्ट पेंटिंग और स्कल्पटर्स हैं, मतलब बहुत सारे जो है रॉक कट जो है आर्ट वगैरह है। उदयगिरी केव्स जिसमें भगवान विष्णु की जो है मूर्तियाँ क्रेव करी गई हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, मेजर बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। दूसरी डायनेस्टीज़ के बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है, जैसे कि पल्लव्स जो कि साउथ इंडिया में थे। कैपिटल इनकी कांचीपुरम थी और कांचीपुरम को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोला जाता है। और यहाँ पर भगवान शिव के बहुत मंदिर हुआ करते थे और पढ़ाई लिखाई पे, बहुत एजुकेशन पे ध्यान दिया करते थे। कामरूपा किंगडम जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी, असम और बंगाल के रीजन में होती थी, ये इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर था। वकाटक्स जो कि सेंट्रल इंडिया में थे, अलाइज थे गुप्तास के और वो मैट्रिमोनियल अलायंस से जुड़े हुए थे, मतलब उन्होंने समुद्रगुप्त ने अपनी बेटी की शादी करी थी ना। अब डिक्लाइन कैसे हुआ? 3rd सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी तक 300 साल बहुत बड़े, फिर धीरे धीरे मतलब ख़त्म होने लगी एम्पायर वीक हो गई 6th सेंचुरी आते आते। कैसे? इन्वेजन्स बाय हुन्स, सेंट्रल एशियन ट्राइब हुआ करते थे हुन्स, इन्होंने अटैक करना इंडिया पे स्टार्ट कर दिया था। आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, जो आसपास के रीजनल रूलर्स थे उनमें भी लड़ाइयाँ हुई। इसकी वजह से गुप्ता एम्पायर जो है वो वीक हो गया, बट इसकी लास्टिंग कल्चरल लेगेसी रही आर्ट, लिटरेचर, साइंस और गवर्नेंस में, ये हमने देखा। तो ये समरी थी और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आगे के वीडियोस में मैं इन सब के आंसर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी ताकि छोटा रहे, फटाफट से आपके रिविजन के लिए अच्छा रहे। तो मैंने इसलिए आंसर नहीं यहाँ पर प्रोवाइड किया। तो क्लासिकल एज ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि आर्ट, लिटरेचर, सब कुछ इतना फ्लरिश हुआ है ना। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारा एरिया कैप्चर करा था। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली क्या बताता है कि भाई कितनी अच्छी मेटलर्जी थी, अभी तक जंग नहीं लगता है उस पर। तो ये सारे के सारे आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।